जय हिंद। रैपिड रिवीजन सीरीज़ के आज के सेशन में हम बात करेंगे कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को शॉर्ट नोट्स के थ्रू आज हम पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के टाइमलाइन के बारे में। और अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो ओरिजिन से लेकर 10,000 BC के बीच में बात होती है प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में, जिसे स्टोन एज भी बुलाया जाता है। 2500 से 1600 BC के बीच में बात होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन का एग्जाम्पल है। 1500 से लेकर 600 BC के बीच में बात होती है वैदिक एज के बारे में, बात होती है अराइवल ऑफ आर्यंस के बारे में। 600 से लेकर 350 BC के बीच में बात होती है महाजनपदास के बारे में, बात होती है अराइवल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में। 325 से लेके 185 BC के बीच में बात होती है मॉडर्न एज के बारे में। 200 BC से लेके 300 CE के बीच में बात होती है पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में। 320 से लेके 550 CE के बीच में बात होती है गुप्ता एज के बारे में। 600 से लेके 750 CE के बीच में बात होती है पोस्ट गुप्ता एज के बारे में। और 750 CE ऑनवर्ड्स शुरू हो गया अर्ली मेडिवल पीरियड। ये जो टाइमलाइन है, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये टाइमलाइन का बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी होगा। अगर आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस टाइमलाइन को अब देखो और अब थोड़ा दिमाग में रखो। बिकॉज प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको अगर आपको टाइमलाइन अच्छे से आती है तो आप बहुत ईजिली डिडक्ट कर सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो। तो ये जो टाइमलाइन है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। सबसे पहले अब हम बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। और जब बात होती है स्टोन एज के बारे में तो स्टोन एज के अंदर भी कई सारे फेजेस हैं। सबसे पहले बात होती है पैलियोलिथिक फेज के बारे में। ये जो पैलियोलिथिक फेज है ये ओल्डेस्ट पीरियड है। पैलियोलिथिक फेज ओल्डेस्ट पीरियड है। इस पैलियोलिथिक फेज के दौरान नोमैडिक हंटर्स देखने को मिलते थे, गैदरर्स देखने को मिलते थे, सेटलमेंट देखने को नहीं मिलता था, स्टोन के टूल्स देखने को मिलते थे। लेकिन ये जो स्टोन के टूल्स हुआ करते थे ये लार्ज हुआ करते थे, ये ब्लंट हुआ करते थे। पैलियोलिथिक फेज ओल्डेस्ट पीरियड है। इस फेज के दौरान नोमैडिक हंटर्स देखने को मिलते थे, गैदरर्स देखने को मिलते थे, सेटलमेंट देखने को नहीं मिलता था, स्टोन के टूल्स देखने को मिलते थे। लेकिन ये जो स्टोन के टूल्स हुआ करते थे ये लार्ज हुआ करते थे, ये ब्लंट हुआ करते थे। अच्छा, ये जो पैलियोलिथिक फेज है इसकी प्रोमिनेंट लोकेशंस कौन कौन सी मिलती हैं? एक तो भीमबेटका MP। भीमबेटका की एक खास बात क्या है कि यहाँ पे सभी एजेस देखने को मिलती हैं। दूसरा कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तीसरा हुंसगाई। हुंसगाई कहाँ पर है? कर्नाटका में है और यहाँ पे लाइमस्टोन के टूल्स देखने को मिलते हैं। और चौथा पटने महाराष्ट्र। पटने महाराष्ट्र में ऑस्ट्रिच के एग्स के बीड्स देखने को मिले हैं। तो एक तरीके से ऑस्ट्रिच के एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ पटने महाराष्ट्र में। तो पैलियोलिथिक फेज की अगर बात करें तो पैलियोलिथिक फेज की प्रोमिनेंट लोकेशंस कौन कौन सी हैं? एक है भीमबेटका MP, दूसरा कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश, तीसरा हुंसगाई कर्नाटका और चौथा पटने महाराष्ट्र। पैलियोलिथिक फेज जो है वो ओल्डेस्ट पीरियड है। नोमैडिक हंटर्स और गैदरर्स देखने को मिलते थे, सेटलमेंट देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पे स्टोन टूल्स मिलते हैं लेकिन लार्ज और ब्लंट स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा है मीजोलिथिक फेज। ये जो मीजोलिथिक फेज है ये पैलियोलिथिक फेज और नियोलिथिक फेज के बीच में ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन पीरियड है। इस मीजोलिथिक फेज के दौरान माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते थे। माइक्रोलिथ्स का मतलब स्मॉल स्टोन टूल्स। टूल्स तो अभी भी स्टोन के ही हैं लेकिन स्मॉल हैं, थोड़े शार्प हो गए हैं। ये जो मीजोलिथिक फेज है इस फेज के दौरान एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी और एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो गई थी। फिर आया नियोलिथिक फेज या नियोलिथिक एज। ये जो नियोलिथिक एज है इसको न्यू स्टोन एज भी बुलाया जाता है। नियोलिथिक एज के दौरान सेटलमेंट, प्रॉपर सेटलमेंट की शुरुआत हो गई थी और कल्चरल डेवलपमेंट की भी शुरुआत हो गई। कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनके डेवलप होने की शुरुआत हो गई। ये जो नियोलिथिक फेज है इस फेज के दौरान क्ले पॉट्स देखने को मिलते हैं और पिट्स को डिग करने की शुरुआत इसी फेज के दौरान हुई। इसी नियोलिथिक एज के दौरान बर्न्ट ग्रेन्स देखने को मिलते हैं और ये जो बर्न्ट ग्रेन्स हैं
ये कुक्ड फूड के एविडेंसेस के तौर पे काम करते हैं। तो एविडेंस ऑफ कुक्ड फूड भी किस फेज में देखने को मिलता है? नियोलिथिक फेज में देखने को मिलता है। फिर इस नियोलिथिक फेज के बाद पोस्ट नियोलिथिक एज की शुरुआत हुई और इसमें दो एजेस हैं। एक है चाल्कोलिथिक एज, 10,000 BC से लेके लगभग 4,000 BC के बीच में चाल्कोलिथिक एज, ये बेसिकली कॉपर एज है। अब तक स्टोन से काम हो रहा था, अब क्या है? कॉपर एज की शुरुआत हो गई है। और इसकी प्रोमिनेंट लोकेशन नॉर्थ इंडिया में कौन सी हुआ करती थी? खेतरी माइंस, राजस्थान में खेतरी माइंस हैं, वो प्रोमिनेंट लोकेशन थी। दूसरा मेगालिथिक एज, और ये जो मेगालिथिक एज है ये 10,000 BC से लेके 1500 BC के बीच में देखने को मिलती है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। और यहाँ पे आयरन के टूल्स देखने को मिलते हैं, बरियल साइट्स देखने को मिलती हैं। देखो मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये हम कर रहे हैं रिवीजन, तो ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों के बारे में बात हो रही है। डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ की कहानी क्या रही है, उसके लिए प्रॉपर आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं। स्टोन एज एक बार फिर से दिमाग में बिठाओ। पैलियोलिथिक फेज की अगर बात करें तो ओल्डेस्ट पीरियड है। नोमैडिक हंटर्स और गैदरर्स यहाँ पे देखने को मिलते थे। सेटलमेंट की शुरुआत नहीं हुई थी। स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो स्टोन टूल्स हुआ करते थे ये लार्ज हुआ करते थे, ब्लंट हुआ करते थे। ये जो पैलियोलिथिक फेज है इसकी प्रोमिनेंट लोकेशंस कौन कौन सी हैं? एक है भीमबेटका, दूसरा कुरनूल केव्स, तीसरा हुंसगाई और चौथा पटने महाराष्ट्र। दूसरा फेज है मीजोलिथिक फेज और ये ट्रांजिशन फेज है। माइक्रोलिथ्स की शुरुआत हो गई थी, स्मॉल स्टोन टूल्स की शुरुआत हो गई थी, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी और एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो गई थी इस मीजोलिथिक फेज में। फिर आया नियोलिथिक फेज या नियोलिथिक एज, इसको न्यू स्टोन एज भी बुलाया जाता है। और इस एज में प्रॉपर सेटलमेंट की शुरुआत हो गई थी, कल्चर के डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई थी। क्ले के पॉट्स देखने को मिलते हैं और बर्न्ड ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। ये जो बर्न्ड ग्रेन्स हैं देयर एविडेंस ऑफ कुक्ड फूड। और फिर पोस्ट नियोलिथिक एज की अगर बात करें तो नदर्न इंडिया में चाल्कोलिथिक एज की शुरुआत हुई। बेसिकली ये कॉपर एज थी और इसके लिए प्रोमिनेंट लोकेशन कौन सी थी? खेतरी माइंस, राजस्थान। और दूसरा मेगालिथिक एज, इसकी शुरुआत हुई साउथ इंडिया में और यहाँ पे आयरन टूल्स देखने को मिलते हैं, बरियल के साइट्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्टोन एज है इसको दिमाग में रखना। फिर बात आती है द वेरी इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जाम्पल है सबसे पहले अर्बनाइजेशन का। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका इवोल्यूशन 4 फेजेस में हुआ है। प्री हड़प्पन फेज, अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेटर हड़प्पन फेज। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मोहनजोदाड़ो जो कि इंपॉर्टेंट सिटी है SIVC की, उसको किसने डिस्कवर किया? रखलदास बनर्जी ने। किसने किया? रखलदास बनर्जी ने डिस्कवर किया मोहनजोदाड़ो को। और हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया हड़प्पा को। 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया भर को बताया अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो किसने डिस्कवर किया? रखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा किसने डिस्कवर किया? दयाराम साहनी ने। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया को किसने बताया? जॉन मार्शल ने बताया। कब बताया? 1924 में बताया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो ये सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन है। और ये जो अर्बन सिविलाइजेशन है इसके अंदर टाउन प्लानिंग का जो सिस्टम है वो कैसा था? ग्रिड पैटर्न सिस्टम था। टाउन्स में जो रोड्स होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। बेसिकली कुछ इस तरीके से रोड्स का नेटवर्क हुआ करता था। इतना बढ़िया टाउन प्लानिंग थी कि ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था जो कि सभी घरों को कनेक्ट करता था। एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हुआ करता था और सैनिटेशन की फैसिलिटी भी बड़ी प्रॉपर थी। इनफैक्ट कुछ हाउसेज में टॉयलेट्स भी देखने को मिलते हैं। और ये जो टाउन प्लानिंग थी इस टाउन को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया जाता था कि वेस्टर्न हिस्से में हुआ करता था सिटाडेल। सिटाडेल बेसिकली क्या होता था कि एक तो ये थोड़ा ऊंची उठी हुई जगह होती थी, एक हाइट पे बना हुआ होता था और इस सिटाडेल में रूलिंग क्लास के लोग रहते थे और जितनी भी शहर की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो सारी बिल्डिंग्स कहाँ पे बनी हुई थी? सिटाडेल में बनी हुई थी।
और ईस्टर्न साइड में फ्लैट एरियाज हुआ करते थे जहां पे वर्किंग क्लास के लोग रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में हमने कुछ ही सेशंस पहले पढ़ा है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो वहां पे जाके देख सकते हो। अच्छा, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके फीचर्स क्या है? एक तो ग्रेट बाथ देखने को मिली, कहां पे? मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ देखने को मिली। ग्रेनरी जो है, जो कि ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए होती थी, वो हड़प्पा में भी देखने को मिलती हैं, वो मोहनजोदाड़ो में भी देखने को मिलती हैं। स्टेप बेल्स देखने को मिलते हैं। स्टेप बेल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? धोलावीरा में स्टेप बेल्स देखने को मिलते हैं और रिजर्वायर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, अर्बन सिविलाइजेशन है। इस अर्बन सिविलाइजेशन में खूब सारी इंडस्ट्रीज भी हुआ करती थी और इंडस्ट्रीज जो होती थी वो ज़्यादातर मोहनजोदाड़ो में हुआ करती थी। ट्रेड का नेटवर्क था और ट्रेड जो है वो इंटरनली भी होती थी और एक्सटर्नली भी होती थी। एक्सटर्नल ट्रेड आईबीसी की किसके साथ में होती थी? ओमान के साथ में होती थी और दिलमून के साथ में होती थी। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम कौन कौन से हैं? एक है लोथल और दूसरा है सुरकातोड़ा। क्या नाम है? सुरकातोड़ा। अच्छा, पोट्री कैसी देखने को मिलती थी? रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री देखने को मिलती थी। पोट्री कैसे देखने को मिलती थी? रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री देखने को मिलती थी। आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर बात करें तो ब्रॉन्ज की क्राफ्ट देखने को मिलती थी और ब्रॉन्ज की क्राफ्ट के लिए कॉपर कहाँ से आता था? खेतरी माइंस राजस्थान से आता था और टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से आता था। बियर्डेड मैन कहाँ पे देखने को मिला? मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला। ब्रॉन्ज बुल कहाँ पे देखने को मिला? मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ पे देखने को मिली? मोहनजोदाड़ो में देखने को मिली। और मेल टोर्सो कहाँ पे देखने को मिला? हड़प्पा में देखने को मिला। ये जो नाम है और ये कहाँ पे मिले हैं इनको भी दिमाग में रखना, पूछ ले जाते हैं ये भी। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन के बारे में बात करें तो एक तो नेचर वर्शिप को बड़ा प्रेफर किया जाता था, पेड़ पौधों को, नेचर को खूब वर्शिप किया जाता था। पशुपति महादेव की इंपॉर्टेंस थी, पशुपति महादेव को वर्शिप किया जाता था। और आइडल वर्शिप भी देखने को मिलती है। और आइडल वर्शिप कहाँ से देखने को मिलती है? एक टेराकोटा की मदर गॉडेस की इमेज जो है वो देखने को मिली है। और ये क्या दिखाता है कि यहाँ पे आइडल वर्शिप भी हुआ करती थी। अब प्रीलिम्स में अगर बाई चांस पूछ लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान आइडल वर्शिप थी क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि थी, बिकॉज मदर गॉडेस का जो फिगर है टेराकोटा से बना हुआ वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रोमिनेंटली दो टाइप की सील्स देखने को मिलती थी। कौन कौन सी? एक तो यूनिकॉर्न सील्स और दूसरा पशुपति महादेव की सील्स। तो सील्स दो टाइप की देखने को मिलती थी, यूनिकॉर्न सील्स और पशुपति महादेव की सील्स। अगर बात करें बरियल मेथड्स के बारे में तो आईबीसी में पॉट बरियल्स देखने को मिलते हैं। ये जो पॉट बरियल्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? लोथल में देखने को मिलते हैं। और इंपॉर्टेंस क्या है कि जो पॉट बरियल्स हैं ये दिखाते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे। अब दो चीजें हो गई कि एक तो आइडल वर्शिप भी हुआ करती थी, वो देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बिकॉज यहाँ पे मदर गॉडेस का फिगराइन देखने को मिलता है। और दूसरा, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, ये कहाँ से दिखता है? लोथल में पॉट बरियल्स देखने को मिलते हैं। और ये जो पॉट बरियल्स हैं इनमें स्केल्टन्स के पेयर्स भी देखने को मिलते हैं। और ये पेयर्स क्या दिखाते हैं कि ये जो पेयर्स हैं ये प्रोबेबली कपल्स के पेयर हैं। क्रीमेशन भी देखने को मिलता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि क्रीमेशन और बरियल दोनों ही देखने को मिलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज थी। लोथल जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट पोर्ट था और लोथल में राइस हस्क देखने को मिलता है। लोथल में फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ध्यान में रखना कि राखीगढ़ी जो है वो लार्जेस्ट साइट है हरियाणा की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। फिर कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। फायर ऑल्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। बेंगल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कालीबंगा में बेंगल्स देखने को मिलती हैं। धोलावीरा गुजरात, धोलावीरा गुजरात की क्या इंपॉर्टेंस है? ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी है। लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी कौन सी है? धोलावीरा गुजरात है। और लार्जेस्ट साइट कौन सी है? राखीगढ़ी है। रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब की इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहली साइट डिस्कवर की गई, एस्केवेट की गई, वो कौन सी थी? रोपड़ पंजाब थी।
देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, दिमाग में बिठा लो। हमने बात की इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कवर किया? रखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया? दयाराम साहनी ने। और दुनिया भर को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसने बताया? जॉन मार्शल ने बताया। कब बताया? 1924 में। अर्बन सिविलाइजेशन था, अपने सैनिटेशन के लिए, अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए, अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता था। इनफैक्ट जो रोड्स का नेटवर्क था वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट किया करता था। टाउन की प्लानिंग के लिए सिस्टम कौन सा फॉलो किया गया? ग्रिड पैटर्न सिस्टम फॉलो किया गया था। टाउन के वेस्ट में सिटाडेल हुआ करता था और टाउन के ईस्ट में फ्लैट एरिया हुआ करता था। सिटाडेल बेसिकली रूलिंग क्लास के लोग इसमें रहा करते थे, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इसमें हुआ करती थी। और ये जो फ्लैट एरिया है वहाँ पे वर्किंग क्लास के लोग रहते थे। अच्छा, आईवीसी वाले सेशन में हमने ये भी बात की थी कि ये जो फ्लैट एरिया है यहाँ पे 2-2 मंजिल के मकान हुआ करते थे और स्टेयर्स भी देखने को मिलती थी। ग्रेट बाथ कहाँ पे देखने को मिलती है? मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है। ग्रेनरीज जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों में देखने को मिलती हैं। स्टेप वेल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? धोलावीरा में देखने को मिलते हैं। फिर अगर बात करें इकोनॉमिक लाइफ के बारे में तो इंडस्ट्रीज थी, ट्रेड भी हुआ करता था। इंडस्ट्रीज ज़्यादातर कहाँ पे थी? मोहनजोदाड़ो में थी। ट्रेड इंटरनल भी होता था, एक्सटर्नल भी होता था। एक्सटर्नल ट्रेड की अगर बात करें तो ओमान के साथ में होता था, दिलमून के साथ में होता था। 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से हैं? लोथल और सुरको तड़ा। पॉटरी कैसी देखने को मिलती थी? रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी देखने को मिलती थी। अगर बात करें आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में तो ब्रॉन्ज क्राफ्ट देखने को मिलती थी। ब्रॉन्ज के लिए कॉपर कहाँ से आता था? खेतरी माइंस राजस्थान। और टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। बियर्डेड मैन कहाँ पे देखने को मिला? मोहनजोदाड़ो में। ब्रॉन्ज बुल कहाँ पे देखने को मिला? मोहनजोदाड़ो में। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ पे देखने को मिली? मोहनजोदाड़ो में। मेल टोर्सो, रेड मेल टोर्सो हुआ करता था, ये कहाँ पे देखने को मिला? हड़प्पा में देखने को मिला। रिलीजन की अगर बात करें तो नेचर वर्शिप देखने को मिलती है, पशुपति महादेव की वर्शिप देखने को मिलती है और आइडल वर्शिप भी देखने को मिलती है। सील्स प्राइमरीली 2 टाइप की देखने को मिलती हैं, एक तो यूनिकॉर्न सील्स और दूसरी पशुपति महादेव की सील्स। अगर बात करें बरियल मेथड्स के बारे में तो पॉट बरियल्स देखने को मिलते हैं लोथल में, जो कि क्या दिखाते हैं कि ये जो आईवीसी के लोग थे ये आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे। पेयर्स ऑफ स्केल्टन्स देखने को मिलते हैं और ये पेयर्स क्या दिखाते हैं कि ये लोग प्रोबेबली कपल्स हुआ करते थे। और क्रीमेशन भी देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये तो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। लोथल बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। राइस हस्क यहाँ पे देखने को मिला। राखीगढ़ी लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। कालीबंगा यहाँ पे बेंगल्स देखने को मिलते हैं। धोलावीरा गुजरात लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी है। और रोपड़ पंजाब इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली साइट एक्सकेवेट की गई वो कौन सी थी? रोपड़। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर ही दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद बात आती है वैदिक एज के बारे में। और ये जो वैदिक एज है इसको भी 2 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक है अर्ली वैदिक एज, 1500 BC से लेके लगभग 1000 BC के बीच में बात होती है अर्ली वैदिक एज के बारे में। और अर्ली वैदिक एज का सोर्स क्या है? ऋग्वेद सोर्स है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल्स हैं। अर्ली वैदिक एज का सोर्स क्या है? ऋग्वेद है। और दूसरा है लेटर वैदिक एज, 1000 BC से लेके लगभग 600 BC के बीच में बात होती है लेटर वैदिक एज के बारे में। और लेटर वैदिक एज के सोर्स क्या हैं? सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि अर्ली वैदिक एज की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और लेटर वैदिक एज की जानकारी कहाँ से मिलती है? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। अर्ली वैदिक एज की अगर बात करें तो आर्यंस का अराइवल होगा। आर्यंस इंडिया में एंटर करेंगे लगभग 1500 BC में। कब एंटर करेंगे? 1500 BC में। और इन्हीं आर्यंस को, ये जो लोग आए, इन्हीं को बुलाया जाएगा इंडो आर्यंस। क्या बुलाया जाएगा? इंडो आर्यंस बुलाया जाएगा।
अच्छा, ये जो आर्यंस हैं ये कहाँ से आए, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं। कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि आर्कटिक रीजन से आए, कुछ ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि जर्मनी से आए, कुछ ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि सेंट्रल एशिया से स्टेपीज से आए, और कुछ ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि आर्यंस जो हैं वो सदर्न रशिया से आए। तो कई सारी थ्योरीज चलती हैं। ये जो आर्यंस थे ये पैस्टोरल कल्चर से बिलीव करते थे, पैस्टोरल कल्चर से बिलीव करते थे, और इंडो आर्यंस की जो लैंग्वेज थी उसी से अल्टीमेटली डेवलप हुई संस्कृत। इंडो आर्यंस की जो लैंग्वेज थी उसी से अल्टीमेटली डेवलप हुई कौन सी लैंग्वेज, संस्कृत। ये जो आर्यंस हैं ये सप्त सिंधु रीजन में आके सेटल हो जाएंगे, सप्त सिंधु रीजन में आके सेटल हो जाएंगे। बेसिकली इंदस और इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जो एरिया है पंजाब और पाकिस्तान का जो हिस्सा है, उस रीजन में आके ये जो आर्यंस हैं वो सेटल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्यंस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की थी। सबसे पहले तो ट्राइब हुआ करता था, ट्राइब या जिसे जना बुलाया जाता था, और ये जो जना होता था इसको हेड करता था राजन। कौन हेड करता था, राजन इसको हेड करता था। और राजन को असिस्ट करने के लिए 2-3 बॉडीज हुआ करती थी जिनको बुलाया जाता था सभा, समिति या विधाता। सभा, समिति या विधाता। इंपॉर्टेंट क्या है कि इन सब बॉडीज में विमेंस जो है वो पार्टिसिपेट किया करती थी। मतलब विमेंस की स्थिति बेहतर थी इस अर्ली वैदिक एज के दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अर्ली वैदिक एज के दौरान विमेंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता था। वो कहाँ से दिखता है कि जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हुआ करती थी जैसे सभा है, समिति है, विधाता है, उसमें विमेंस पार्टिसिपेट किया करती थी। ट्राइब या फिर जना को कौन हेड करता था, राजन हेड करता था। राजन राजा के सेंस में नहीं था, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट अथॉरिटी हुआ करता था। और राजन को असिस्ट करने वाली बॉडीज हुआ करती थी सभा, समिति और विधाता, और इनमें विमेंस पार्टिसिपेट किया करती थी। फिर जना के नीचे होता था विशु, और विशु को हेड करता था विश्वपति। कौन हेड करता था, विश्वपति। फिर इसके नीचे ग्राम, और ग्राम को हेड करता था ग्रामनी, और सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी फैमिली। फैमिली को बुलाया जाता कुल। क्या बुलाया जाता था, कुल बुलाया जाता था। इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि अर्ली वैदिक एज के दौरान विमेंस इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। अर्ली वैदिक एज के दौरान सोसाइटी का सिनेरियो क्या था, एक तो जो डार्क स्किन के लोग हुआ करते थे उनको बुलाया जाता था दशा या फिर दशयु। डार्क स्किन के जो लोग हुआ करते थे उनको क्या बुलाया जाता था, दशा या फिर दशयु। स्वयंवर देखने को मिलता है। एडुकेटेड विमेन, पढ़ी लिखी औरतें देखने को मिलती हैं। विमेन्स पार्टिसिपेट क्या करती थी रिचुअल्स में भी, और बॉडी जो अथॉरिटेटिव बॉडीज हुआ करती थी उनमें भी। जो ड्रिंक चलती थी अर्ली वैदिक एज के दौरान उसको बुलाया जाता था सोमरस। क्या बुलाया जाता था, सोमरस बुलाया जाता था। एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो अर्ली वैदिक एज है, इस एज के दौरान वर्ना सिस्टम हुआ करता था, लेकिन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड था वर्ना सिस्टम। और ये जो वर्ना सिस्टम हुआ करता था ये ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था। वर्ना सिस्टम जो है वो ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था। इकोनॉमिक कंडीशन की अगर बात करें तो जो मेन ऑक्यूपेशन था अर्ली वैदिक एज के लोगों का वो था कैटल रियरिंग। मेन ऑक्यूपेशन, मेन काम क्या था, कैटल रियरिंग। और गाय, गौ सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। राजन को बुलाया जाता था गौपति। गाय की इंपॉर्टेंस दिख रही है। राजन को बुलाया जाता था गौपति। जो कोई वेल्दी इंसान हुआ करता था उसको बुलाया जाता था गोमत। क्या बुलाया जाता था, गोमत। और सर्च फॉर काउस को बुलाया जाता था गविष्टि। क्या बुलाया जाता था, गविष्टि। ये इंपॉर्टेंट है कि गाय बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करती थी अर्ली वैदिक एज के दौरान। राजन को बुलाया जाता था गौपति, वेल्दी इंसान को बुलाया जाता था गौमत, और सर्च फॉर काउस को बुलाया जाता था गविष्टि। रिलीजन की अगर बात करें तो अर्ली वैदिक एज के दौरान आइडल वर्शिप नहीं हुआ करती थी, टेम्पल्स नहीं हुआ करते थे। नेचुरल फोर्सेस को ये लोग वर्शिप किया करते थे, जैसे अर्थ को, फायर को, विंड को, रेन को, थंडर वगैरह को ये लोग वर्शिप किया करते थे। और इंद्र जो हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट भगवान हुआ करते थे। इंद्र देवता जो हैं वो इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। आइडल वर्शिप नहीं करते थे अर्ली वैदिक एज के लोग, और टेम्पल्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। देखो आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा वैदिक एज के बारे में, तो ये बाकी जो चीज़ें आपको याद रहेंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है विमेंस की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। ये जो आर्यंस हैं
ये कब आए इंडिया में? 1500 BC में आए और सप्त सिंधु रीजन में आके सेटल हो गए। इंडो आर्यंस की जो लैंग्वेज थी उसी से डेवलप हुई संस्कृत। ट्राइब जना जो होता था उसको ऐड करता था राजन, और राजन को असिस्ट करती थी कई सारी बॉडीज जैसे सभा, समिति और विधाता। और इन बॉडीज में विमेंस पार्टिसिपेट क्या करती थी, और जो सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी वो होती थी फैमिली, या जिसको बुलाया जाता था कुल। ये जो अर्ली वैदिक एज है, इस फेज के दौरान 3 कैटेगरीज का वर्ना सिस्टम चलता था, और ये वर्ना सिस्टम था ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे चलता था। जो ड्रिंक थी इस फेज के दौरान उसको बुलाया जाता था सोमरस। क्या बुलाया जाता था? सोमरस। जो डार्क स्किन्ड लोग थे उनको बुलाया जाता था दशा या फिर दशयु। एडुकेटेड विमेंस देखने को मिलती थी। इकोनॉमिक कंडीशन की अगर बात करें तो कैटल रियरिंग मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, और गौ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। राजन को बुलाया जाता था गौपति, वेल्दी इंसान को बुलाया जाता था गौमत, और सर्च फॉर काउस को बुलाया जाता था गविष्ठी। भगवान की अगर बात करें तो इंद्रदेव बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलती है, टेम्पल्स देखने को नहीं मिलते हैं। और फिर इसके बाद आया लेटर वैदिक एज, और लेटर वैदिक एज के दौरान ये जो आर्यंस हैं वो गंगा और यमुना वाले रीजन में शिफ्ट होने की शुरुआत करेंगे। और अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो राजन अब जो है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धीरे धीरे राजा बनने की शुरुआत हो जाएगी, प्रॉपर राजा बनने की। तो राजन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और सभा और समितिस का जो इन्फ्लुएंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। 2 जना को कंबाइन करके क्या बुलाया जाता था? जनपद बुलाया जाता था। ट्राइब जना जिसको हेड करता था राजन, अगर 2 जनास को कंबाइन कर दिया गया तो उसको क्या बुलाया जाता था? जनपद बुलाया जाता था। सोसाइटी में चेंज देखने को मिला, सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला इस लेटर वैदिक एज के दौरान। एक तो जो वर्ना सिस्टम था उसके अंदर 4 कैटेगरीज आ गई, 4 क्लासेस आ गई, और ये वर्ना सिस्टम बेहद रिजिड हो गया, बाय बर्थ हो गया वर्ना सिस्टम। तो वर्ना सिस्टम के रिजिड होने की शुरुआत, बाय बर्थ होने की शुरुआत कहाँ से हुई? लेटर वैदिक एज से हुई। और दूसरा जो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ कि विमेंस की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट होने लग जाएगी, विमेंस की जो कंडीशन है वो खराब होने लग जाएगी। कल तक विमेंस को जो सभा समितिज में इंपॉर्टेंस मिलती थी अब वो इंपॉर्टेंस मिलना बंद हो जाएगा, और विमेंस की कंडीशन सोसाइटी में इन जनरल डिटोरिएट होने लग जाएगी। रिलीजन की अगर बात करें तो अर्ली वैदिक एज में इंद्रदेव जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन लेटर वैदिक एज में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ब्राह्मण्स जो हैं वो यज्ञ वगैरह परफॉर्म करेंगे, जैसे अश्वमेध, जैसे राजस्व, जैसे वाजपेयी। तो यज्ञ वगैरह परफॉर्म करने के लिए ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। इन जनरल सोसाइटी में ब्राह्मण्स बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इकोनॉमिक कंडीशन की अगर बात करें तो लेटर वैदिक एज के दौरान एग्रीकल्चर थोड़ा प्रॉपरली डेवलप होने की शुरुआत करेगा, और यहाँ पे राइस के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। देखो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, सोसाइटी में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। अर्ली वैदिक एज के बारे में हम जब बात करते हैं तो 3 क्लास का वर्ना सिस्टम हुआ करता था, और ये जो वर्ना सिस्टम था ये ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था। लेकिन लेटर वैदिक एज में 4 क्लास का वर्ना सिस्टम आ जाएगा, और ये रिजिड हो जाएगा, बर्थ के बेसिस पे होगा। दूसरा, अर्ली वैदिक एज के बारे में जब बात करते हैं तो विमेंस की कंडीशन बेहतर हुआ करती थी, लेकिन लेटर वैदिक एज के दौरान विमेंस की कंडीशन खराब होने लग जाएगी, डिटोरिएट होने लग जाएगी। अर्ली वैदिक एज के दौरान राजन हेड तो करता था ट्राइब को, जना को, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था। लेकिन अब राजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और सभा और समितिस का जो इन्फ्लुएंस है वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। अर्ली वैदिक एज के दौरान इंद्रदेव बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन ये जो लेटर वैदिक एज है इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर इसके बाद बात आती है वैदिक लिटरेचर के बारे में। वैदिक लिटरेचर की अगर बात करें तो एक होती है श्रुतिज। श्रुतिज में वेदों की बात होती है। वेद क्या है? हाइम्स के फॉर्म में लिखे गए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदास के अलावा ब्राह्मणास हैं। ब्राह्मणास क्या है? बेसिकली वेदास का एक्सप्लेनेशन है। हमारे जो वेद हैं उनका एक्सप्लेनेशन है ब्राह्मणास। फिर एक है अर्यंकास। अर्यंकास जो हैं वो फॉरेस्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं, जंगल के जीवन के बारे में बात करते हैं अर्यंकास। और फिर एक है उपनिषद्स। उपनिषद्स क्या है? बेसिकली फिलॉसफी है। और इन चारों को एक साथ बुलाया जाता है वेद संहिता। क्या बुलाया जाता है? वेद संहिता।
वैदिक लिटरेचर की अगर बात करें तो एक हिस्सा है श्रुतिज। श्रुतिज में एक तो बात होती है वेदास के बारे में, 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर दूसरे हैं ब्राह्मणास। ब्राह्मणास जो हैं वो वेदास को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरे हैं अर्यंकास। अर्यंकास जो हैं वो फॉरेस्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं। और चौथे हैं उपनिषद। उपनिषद बेसिकली क्या है, फिलॉसफी है। इन चारों को एक साथ क्या बुलाया जाता है, वेद संहिता बुलाया जाता है। देखो ऋग्वेद में आतर्य उपनिषदा है। फिर इसके अलावा यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मणा है, कठो उपनिषद है, तैत्रीय उपनिषद है, मैत्रेयनी उपनिषद है। सामवेद में छंदोग्य उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद में बात की गई है श्री कृष्ण के बारे में। छंदोग्य उपनिषद में बात की गई है श्री कृष्ण के बारे में। फिर जैमिनी उपनिषद है। अथर्ववेद में कोई भी अर्यंका नहीं है। और यहाँ पे एक उपनिषद है मुंडका उपनिषदा। मुंडका उपनिषदा की बातचीत यहीं की गई है। और ये जो मुंडका उपनिषदा है इसी में बात की गई है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो कौन से उपनिषद में लिखा हुआ है, मुंडका उपनिषदा में लिखा हुआ है। इनफैक्ट अगर तैत्रीय उपनिषद की बात करें तो अतिथि देवो भव जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, वो तैत्रीय उपनिषद में लिखा हुआ है। ये जो छंदोग्य उपनिषद है इसमें श्री कृष्ण के बारे में मेंशन किया गया है। ये जो मुंडका उपनिषद है इसमें सत्यमेव जयते की बात की गई है। ये जो तैत्रीय उपनिषद है इसमें अतिथि देवो भव की बात की गई है। और वासुदेव कुटुंबकम की बात कहाँ की गई है, महा उपनिषदा में। कहाँ की गई है, महा उपनिषदा में। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन से उपनिषद में कौन सी बात कही गई है जो कि सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में या तो मैं एक फोटो डाल दूंगा अपने टेलीग्राम वगैरह पे, या फिर देखते हैं एक सेशन बना लेंगे, इनके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ जितने नाम आए हैं उनको याद रखो। छंदोग्य उपनिषद श्री कृष्ण के बारे में बात करता है। मंडूका उपनिषद जो है वो सत्यमेव जयते के बारे में बात करता है। और तैत्रीय उपनिषद जो है वो अतिथि देवो भव के बारे में बातचीत करता है। इनको बेसिक तौर पे याद रखना। अच्छा, वैदिक लिटरेचर में श्रुतिज का डेवलपमेंट हुआ। और ये जो श्रुतिज हैं वो अल्टीमेटली डेवलप होंगे स्मृति लिटरेचर में। स्मृति लिटरेचर में डेवलप हो जाएंगे। ये जो स्मृति लिटरेचर है इसमें कई सारे एपिक्स लिखे गए। इसमें उपावेदा को लिखा गया। उपावेदास आर डिराइव फ्रॉम वेदास। वेदास से डिराइव किया गया है उपावेदास को। इसमें वेदांगास को लिखा गया। वेदांगास को लिम्स ऑफ वेदा भी बुलाया जाता है। वेदांगास आर ऑल्सो नोन एज लिम्स ऑफ वेदास। बेसिकली वेदास को एक्सप्लेन करते हुए कुछ 5-6 डिसिप्लिन्स को लिखा गया है। इन 5-6 डिसिप्लिन्स को एक साथ बुलाया जाता है वेदांगास। कौन कौन से 5-6 डिसिप्लिन्स हैं? एक है व्याकरण, ग्रामर। दूसरा शिक्षा। तीसरा ज्योतिष। चौथा निरुक्ता। निरुक्ता क्या है? बेसिकली डिक्शनरी है। फिर 5वां चंदा। चंदा क्या है? पोएटिक स्टैंजा है। और 6वां कल्पासूत्र। कल्पासूत्र में बात की गई है रिचुअल्स के बारे में। ये जो वेदांगास हैं, वेदांगास को लिम्स ऑफ वेदा भी बुलाया जाता है। कौन कौन से 6 डिसिप्लिन इसमें? एक है व्याकरण, दूसरा शिक्षा, तीसरा ज्योतिष, चौथा निरुक्ता, 5वां चंदा और 6वां कल्पासूत्र। इसी स्मृति लिटरेचर में दर्शन की बात होती है, फिलॉसफी की बात होती है। 6 फिलॉसफीज हैं। कौन कौन सी? एक है विशेषिका फिलॉसफी या विशेषिका दर्शन। किसने दिया ये? ऋषि कनाद ने दिया। विशेषिका दर्शन की बातचीत किसने की? ऋषि कनाद ने की। और विशेषिका दर्शन में लॉजिक के ऊपर फोकस किया गया और माया को फ्यूटाइल बताया गया, माया को बेकार बताया गया। विशेषिका दर्शन किसने दिया? ऋषि कनाद ने दिया। दूसरा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने दिया? ऋषि गौतम ने दिया। न्याय दर्शन किसने दिया? ऋषि गौतम ने दिया। और इसमें बात की जाती है कि भगवान को खोजो। इसमें बात की जाती है क्रिएशन के फेजेस के बारे में। तीसरा है योग। योगा की बातचीत किसने की? पतंजलि ने की। और योग दर्शन में बात की जाती है मेडिटेशन के बारे में। योग दर्शन में बात की जाती है समाधि के बारे में। चौथा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने दिया? ऋषि कपिल ने दिया। सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल ने दिया। और सांख्य दर्शन में बात की जाती है कि जो भी फिजिकल और मेंटल पेन्स हैं उनको एलिमिनेट करो, उनको खत्म करो और लिबरेशन की तरफ मूव करो। 5वां है वेदांता। वेदांता की बात किसने की? वेद व्यास ने की। वेदांता की बात किसने की? वेद व्यास ने की। और वेदांता में वेद व्यास कहते हैं कि ये जो सोल है, ये जो माया है, ये जो क्रिएशन है, इन सब का डिवाइन नेचर है। और लास्ट है मीमांसा। मीमांसा किसने दिया? जैमिनी ने दिया। मीमांसा की बात किसने की? जैमिनी ने की। और मीमांसा में जैमिनी ने कहा कि जो वेदास हैं ये एक्सटर्नल हैं और डिवाइन हैं। ये जो 6 दर्शन हैं
इनको भी दिमाग में रखना। विशेषिका दर्शन किसने दिया? ऋषि कनाद ने दिया। न्याय दर्शन किसने दिया? ऋषि गौतम ने दिया। योग किसने बात की? पतंजलि ने बात की। सांख्य दर्शन किसने दिया? ऋषि कपिल ने दिया। वेदांता की बात किसने की? वेद व्यास ने की। और मीमांसा की बात किसने की? जैमिनी ने की। और इसके साथ वैदिक एज की बातचीत खत्म हो गई। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। फिर इसके बाद बात आती है महाजनपदास के बारे में और बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? महाजनपदास है। ये जो महाजनपदास का फेज है, इस फेज में सोशो रिलीजियस रिवॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। टोटल कितने महाजनपदास थे? 16 महाजनपदास थे। कुछ के नाम दिमाग में रखना, जैसे कुरु है, जैसे माला है, जैसे चेदी है, जैसे सुरसेना है, जैसे मगध, वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल टर्न इनटू अ वेरी पावरफुल एम्पायर, जैसे कुरु है। फिर खोसला है, गांधार है, अवंती है, वत्सा है। ऐसे 16 महाजनपदास थे। इसी फेज के दौरान ओरिजिन होगा बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। इसी फेज के दौरान फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे कि कई सारी डायनेस्टीज़ हैं, उन डायनेस्टीज़ में जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। जो कम इंपॉर्टेंट हैं उनके नाम देख लेंगे या उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मगध के बारे में। और मगध के अंदर सबसे पहले आई हरियंका डायनेस्टी। ये जो हरियंका डायनेस्टी है इसके फाउंडर थे बिंबिसार। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे। फिर आए इसी हरियंका डायनेस्टी में अजातशत्रु। और अजातशत्रु की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी? अजातशत्रु ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। फिर आए हरियंका डायनेस्टी में उदयायन। उदयायन क्या है? इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया पाटलिपुत्र से। कहां पर? राजगिर। कहां पर? राजगिर। और राजगिर की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है वो हिल से सराउंडेड थी, चारों तरफ पहाड़ों से सराउंडेड थी। तो हरियंका डायनेस्टी की अगर बात करें, फाउंडर कौन है? बिंबिसार है। अजातशत्रु की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी। फिर पावर में आई शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में एक तो शिशुनाग थे ही, दूसरे जो इंपॉर्टेंट राजा हुए शिशुनाग डायनेस्टी के, काल अशोक। और काल अशोक की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो ऑर्गेनाइज करवाई थी काल अशोक ने। और फिर मगध में पावर में आई नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? महापद्मनंदा। कौन थे? महापद्मनंदा। और ये जो महापद्मनंदा है इनकी बात की गई है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में। महापद्मनंदा की बातचीत कहाँ की गई है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में बात की गई है। ये जो नंदा डायनेस्टी है इसके लास्ट रूलर थे धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। और धनानंद के रेन के दौरान ही अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया पे अटैक करेगा और धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराएगा और स्टैब्लिश करेगा द पावरफुल मौर्यन डायनेस्टी को। तो मगध में एक तो हरियंका डायनेस्टी में अजातशत्रु, इनका नाम याद रखना, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी। शिशुनाग डायनेस्टी में काल अशोक का नाम याद रखना, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी। और नंदा डायनेस्टी में ये जो महापद्मनंदा है इनकी बात की गई है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में। कौन से इंस्क्रिप्शन में? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में। अच्छा, इसी फेज के दौरान कई सारे फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले पर्शियन इन्वेजन्स हुए, जैसे साइरस आया और साइरस ने गांधार को कैप्चर किया। जैसे डेरियस वन आया, डेरियस वन ने पंजाब और सिंध को एनेक्स किया। अच्छा, जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होगा तो ये जो पर्शियन अटैकर्स का कंट्रोल था इंडिया के ऊपर वो कमज़ोर हो जाएगा। और अलेक्जेंडर जो है वो ग्रीक ओरिजिन से बिलोंग करता था, तो अलेक्जेंडर ने डेरियस थर्ड को डिफीट किया। कब? 330 BC में। ये जो अलेक्जेंडर है इसने गांधार के अंबी से लड़ाई लड़ी और अंबी ने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया। अलेक्जेंडर ने लड़ाई लड़ी, द वेरी फेमस स्टोरी जो हम सुनते हैं, पोरस के साथ में। और पोरस के साथ में ये जो लड़ाई थी इसको बुलाया जाता है बैटल ऑफ झेलम, या इसको बुलाया जाता है बैटल ऑफ हाइडस फेज। क्या बुलाया जाता है? हाइडस फेज। अलेक्जेंडर ने पोरस के साथ में लड़ाई लड़ी और जब अलेक्जेंडर चला जाएगा तो जो कंट्रोल है वो चला जाएगा सेल्यूकस निक्टर के पास में। किसके पास में चला जाएगा कंट्रोल? सेल्यूकस निक्टर के पास में चला जाएगा। देखो, बेसिक तौर पे कहानी को समझने के लिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। अच्छा, जो प्रोमिनेंट इस फेज में वो था बुद्धिज्म और जैनिज्म। हालांकि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में इन डिटेल
रैपिड रिवीजन के सीरीज़ में ही अपन ने 2 अलग से सेशंस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो देखे हुए हैं तो फिर इसको देखने की ज़रूरत नहीं, आप स्किप कर सकते हो। अगर नहीं देखे हुए हैं तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सिद्धार्थ गौतम ये पैदा हुए 567 BC में। कहाँ पे? लुम्बिनी में, कपिलावस्तु के पास में। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। वाइफ का नाम था यशोदा और बेटे का नाम था राहुल। 29 की एज में ये घर छोड़ देंगे। 35 की एज में इनको निर्वाणा मिलेगा और ये बुद्ध बन जाएंगे, एनलाइटन हो जाएंगे। इनको इनकी एक आंट ने रेज किया था जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, बिकॉज इनकी जो मदर हैं वो बहुत छोटी उम्र में एक्सपायर हो जाएंगी। फादर का नाम क्या था? सुदोधना। कौन से क्लेन से बिलोंग करते थे? शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे। मदर का नाम क्या था? माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। अच्छा, इनके जो भी लाइफ में हुआ उससे कुछ सिंबल्स एसोसिएटेड है। बर्थ के साथ में लोटस और बुल को एसोसिएट किया जाता है। इनके जो रिनंसिएशन हुआ, जो महाअभिषेक कर्म है, उसको हॉर्स के साथ में एसोसिएट किया जाता है। निर्वाणा को बोधि ट्री के थ्रू दिखाया जाता है। पहला सेरेमन जो इन्होंने दिया, पहला प्रवचन जो इन्होंने दिया, उसको व्हील से दिखाया जाता है। धर्म चक्र परिवर्तना से दिखाया जाता है। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनकी जो डेथ है, जो कि कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, उसको स्तूपा से दिखाया जाता है, उसको फुटप्रिंट से दिखाया जाता है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपको रटी हुई होंगी। फिर इसके बाद टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की अगर बात करें तो एक तो बुद्धा जो है उनको बुलाया जाता है जो कि एनलाइटन हो जाते हैं। दूसरा धम्म जो है वो इनकी टीचिंग्स को बुलाया जाता है। तीसरा संघ ऑर्डर को बुलाया जाता है। बुद्धा ने सजेस्ट किया था 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग को सजेस्ट किया था बुद्धा ने। जितने भी लोग थे वो सब बुद्ध के संघ में, ऑर्डर में अलाउड थे, मतलब किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं था। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज किया गया। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब ऑर्गेनाइज की गई? 400 BC में। किस जगह पे? राजगिरे में। किस राजा के अंडर? अजातशत्रु के अंडर। प्रेसाइड किसने किया? महाकश्यप ने प्रेसाइड किया। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या हुआ कि विनय पिताका और सूत पिताका को डेवलप किया गया, पाली लैंग्वेज में डेवलप किया गया। सेकंड काउंसिल 383 BC में ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ पे? वैशाली में। किस राजा के अंडर? काल अशोक के अंडर। प्रेसाइड किसने किया? सवा कामी ने प्रेसाइड किया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब ऑर्गेनाइज की गई? 250 BC में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किस राजा के अंडर? अशोक के अंडर। और इसको किसने प्रेसाइड किया? मोगलीपुत्र तिशा ने। और इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान अभिधाम पिताका को लिखा गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD में ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ पे? कश्मीर में। किस राजा ने करवाई? कनिष्क ने। और किसने प्रेसाइड किया? वासुमित्रा ने प्रेसाइड किया। और इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया महायान और हिनायान के अंदर। डिवीजन अगर देखें तो एक है हिनायान, बुद्धा को सेंट के जैसे देखते हैं और बुद्धा की टीचिंग्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। दूसरा महायान वाले जो हैं वो बुद्धा को भगवान के जैसे देखते हैं, आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। और तीसरा है वज्रयान जो है वो बुद्धिज्म का तांत्रिक कल्ट है। अच्छा, इसको मैंने बहुत जल्दी रिवाइज करवाया बिकॉज मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो जो सेशंस हैं बुद्धिज्म वाले और जैनिज्म वाले उनको देखा हुआ होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि उनको पहले देख लेना। फिर इसके बाद बात आती है जैनिज्म के बारे में, वर्धमान महावीर के बारे में। कहाँ पैदा हुए? वैशाली बिहार में पैदा हुए। जैनिज्म के 3 ज्वेल्स हैं। कौन कौन से? राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। वर्धमान महावीर को 42 की उम्र में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति इनको 42 की उम्र में हुई। इनको जिना बुलाया गया और इनके फॉलोअर्स को जैन बुलाया गया। वर्धमान महावीर जो हैं वो लास्ट तीर्थंकरा हैं। 23rd और तीर्थंकरा हुए इनसे पहले। जो फर्स्ट थे उनका नाम क्या था? ऋषभदेव। और जो 23rd थे उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। जैनिज्म की फिलॉसफी के कोर में है अहिंसा, नॉन वायलेंस जो है वो जैनिज्म की फिलॉसफी का कोर है। और जैनिज्म की फिलॉसफी है क्या? स्यादवाद और अनिक्तावाद। जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है? स्यादवाद और अनिक्तावाद इज द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो जैनिज्म ये कहता है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ या फॉल्स नहीं होती है, रियलिटी कहीं बीच में लाई करती है। अच्छा, जैनिज्म में भी डिविजन्स आए, एक तो श्वेतांबराज और दूसरे दिगंबराज। श्वेतांबराज जो हैं वो वाइट कपड़े पहनते हैं और श्वेतांबरा स्कूल जो है इसका डेवलपमेंट हुआ स्थूलभद्रा के अंडर। और दिगंबराज जो हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं और ये जो दिगंबरा स्कूल है इसका डेवलपमेंट हुआ भद्रबाहु के अंडर। 3 जैन काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज किया गया। पहली जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज की गई। किसने प्रेसाइड किया? स्थूलभद्रा ने इसको प्रेसाइड किया। और पहली जैन काउंसिल का आउटकम क्या निकला
कि जैनिज्म दो स्कूल्स में डिवाइड हो गया, एक श्वेतांबराज और दूसरे दिगंबराज। सेकंड जैन काउंसिल 512 एडी में ऑर्गेनाइज की गई दो जगह पे। कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में और मथुरा यूपी में। किसने प्रिसाइड किया? देवराधि श्याम रामनन ने। किसने? देवराधि श्याम रामनन ने। और इस सेकंड जैन काउंसिल के दौरान 12 अंगास और 12 उपअंगास को कंपाइल किया गया। और थर्ड जैन काउंसिल, इसको वल्लभी काउंसिल सेकंड भी बुलाया जाता है। ये जो थर्ड जैन काउंसिल है, इसको श्वेतांबराज ने ज्वाइन किया। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। देखो, अभी हमने कहाँ तक पढ़ा है? हमने बात की है जैनिज्म और बुद्धिज्म तक, और जैनिज्म और बुद्धिज्म के बाद बात आती है मॉडर्न एज के बारे में, और मॉडर्न एज के बाद बात आती है पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में, गुप्ता एज के बारे में, पोस्ट गुप्ता एज के बारे में। इन सभी के बारे में पार्ट 2 में हम बातचीत करेंगे, बेसिक रिवीजन ही करेंगे। यहाँ तक अगर चीज़ें आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू वेरी मच।